नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्रारंभिक सीरीज में, जिसमें आज का जो हमारा पहला लेक्चर है। और हमने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों की परीक्षा के पहले समृद्धि भी आप लोग जो परीक्षा में इस समय जो हार्ड वर्क कर रहे होंगे और परीक्षा रूपी यज्ञ में जो आहुति दे रहे होंगे अपने परिश्रम के माध्यम से, उसमें कुछ आहुतियां जो है वो हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा भी, मतलब समृद्धि टीम के द्वारा भी होंगी। तो उसी के तहत आज का जो हमारा ये पहला लेक्चर है कि इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विशेष जो है यूपी स्पेशल की चीजों को देखेंगे और हम यहाँ यूपी स्पेशल का भी कराएंगे, फिर करंट अफेयर्स की भी चीजें होंगी, साथ ही साथ विनीत सर जो है वो भी अपना लाते रहेंगे जो संभावित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और संभावित क्वेश्चन हैं। तो वो सारी चीजें समय समय पे आती रहेंगी। बस करना क्या है आपको कि चैनल को विजिट करना है और देखते रहना है, क्योंकि ये जो 20-22 दिन आपके लिए हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय आप लोग खुद हार्ड वर्क कर रहे होंगे और संस्थान का भी ये प्रयास है कि आप लोग जो परिश्रम कर रहे हैं साथ साथ हम भी आपको कुछ कम समय में ऐसी चीजें दें जहां से डायरेक्ट जो है वो प्रश्न मिले आपको, मतलब तो वही प्रयास है कि मेरे द्वारा या विनीत सर के द्वारा चीजें होती रहेंगी। तो आइए बिना समय गंवाए इसको जल्दी से देखते हैं आगे। और सबसे पहले तो चूंकि यूपी स्पेशल है तो यूपी की ही चीजें यहाँ कवर होंगी। तो प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी के बारे में, और यदि आप लोगों ने आरओ का पीवाईक्यू देखा होगा तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि यहाँ से कितनी बार प्रश्न बना है। तो सबसे पहले प्रदेश का नाम जो था वो 1836 में क्या था, पश्चिम प्रांत। और एक बार तो यही क्रम ही दे दिया था और आपको कह दिया था कि इसको मिलाइए किस सन में कब क्या हुआ था। तो 1836 में क्या था, उत्तर प्रदेश का नाम जो वर्तमान में है वो पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 36 से आगे बढ़िए 1877 में आइए। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध इसका नाम हो गया, मतलब जो पश्चिम प्रांत था वो अब उत्तर पश्चिम प्रांत प्लस अवध हो गया। कब हो गया, 1877 में। फिर आगे 1902 में इसका नाम क्या हो जाता है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में क्या बचता है, केवल संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को जो है जो वर्तमान नाम है वो उत्तर प्रदेश निकल के आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार ये पूछा गया है और निकट भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए यहाँ तो नाम भी याद रखिएगा कब क्या नाम रहा, और ये सन भी याद रखिएगा, क्योंकि कमीशन का नेचर तो आप जान ही रहे होंगे कि किस तरीके से तूफानी करने के चक्कर में थोड़ा सा फैक्ट की चीजों को ज्यादा पूछ लेता है और आरओ में तो कुछ ज्यादा ही रहता है। फिर अगर आप राजधानी का नाम देखेंगे तो 1836 में आगरा थी। फिर अगर देखा जाए तो 1858 में प्रयागराज हुआ इसकी राजधानी कुछ समय के लिए। 1921 से ये लखनऊ में तब्दील हुआ जो हमारी राजधानी है 1921 में, लेकिन ये आंशिक थी। तो इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि आंशिक रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी, तो 1921 में बनी। लेकिन पूर्णतः यदि पूछा जाए कि पूर्णतः जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ कब बनी थी, तो 1935 में बनी थी। तो ये समय भी आप याद रखेंगे। तो प्रदेश का नाम और राजधानी को लेकर के चीजें क्लियर हुई होंगी। और आप हमारे साथ जो है, चूंकि समय कम है और चीजों ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, तो तुरंत आप लोग भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है नोट करते रहिए। और अगर थोड़ा सा हमारी गति तेज होगी तो करिएगा काम कि आप जो है वीडियो को थोड़ा रोक लीजिएगा, रोक करके चीजें कर लीजिएगा। चलिए, फिर राज्य का जो पुनर्गठन हुआ तो कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। तो ये समय याद रखिएगा कि राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ। और फिर आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश से ही जो है विभाजित होकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। मतलब
9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर जो है उत्तराखंड बनाया गया था। तो ये तिथि भी याद रखिएगा, सारी ये डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000। फिर प्रथम राजकीय भाषा हमारी कौन रही है हमारे प्रदेश की? तो अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाया गया था, जो हमारी प्रथम राजकीय भाषा थी। अगर द्वितीय राजकीय भाषा की बात की जाए, जो बहुत बार पूछा गया है, तो 1989 में, और कौन सी है? तो उर्दू है। इसका सन भी याद रखिए, 1989। और द्वितीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखते रहिए इसको। फिर आगे आइए, राजकीय पशु हमारा क्या है? अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बच्चों जैसा प्रश्न आप बना दिए हैं। ठीक है, आप जिन बच्चों को आसान लग रहा होगा तो एक बार रिवीजन के लिए ही देखें, लेकिन महत्वपूर्ण है। देखिए, राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है। फोटो में आप देख सकते हैं, ये है बारहसिंगा। देखिए, इसकी 12 सींगें हैं, इसीलिए से इसका नाम बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच, तो ये आप देख लीजिए। और हमारी जो राजकीय मीन है वो चिताला है। ये है चिताला मछली, मतलब जो हमारी राजकीय मछली कौन सी है? तो दे देगा रोहू, मांगुर और एक दो और, तो और चिताला, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो चिताला है हमारी राजकीय मछली। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है? तो ये पलाश है, या इसे टेंसू भी कहा जाता है, और इसे 4 जनवरी 2011 से जो है अपनाया गया था। और फिर राजकीय खेल हमारा क्या है? तो हॉकी है। तो ये सब भी उत्तर प्रदेश स्पेशल की ही चीजें हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो एडिटर महोदय वो चित्र भी बना दिए हैं, तो आप लोग को बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए, ये भी हो गया। फिर अगला लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारा राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह में आप देखेंगे तो ये देखिए, एक पूरा लोगो जो हमारा है उसमें क्या है कि ये तीर धनुष आप देख रहे होंगे, ये 2 मछलियां देख रहे होंगे, और ये जो है एक यमुना नदी को रिप्रेजेंट करती है, एक गंगा नदी को, और ये जो है ये यहाँ आकर के देखिए मिल रही है, तो संगम मतलब को डोनेट मतलब मिलती हैं। मतलब इसमें राजकीय चिन्ह में यदि देखा जाए तो एक वृत्त में 2 मछली, एक ये, एक तीर धनुष, ये वाला चीज, और फिर ये जो 2 नदियां हैं ये आप देखेंगे यहाँ के मिल रही हैं, तो ये संगम का क्षेत्र हो गया। और अगर देखा जाए तो ये तीर धनुष किसको रिप्रेजेंट करता है? और देखिए, आरओ में तो इतना मतलब घुस के पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन जो बच्चे पीसीएस का इंटरव्यू देते हैं उनके लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वो ये जानते रहें कि जो तीर धनुष है ये भगवान रामचंद्र जी का जो अस्त्र है वो तीर धनुष ही है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मछलियां हैं 2, ये अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब मछलियों का संबंध किससे है? तो अवध क्षेत्र से है। और साथ ही साथ ये जो नदियां हैं, जो इसके बारे में मैंने बताया कि राज्य की 2 प्रमुख नदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, कौन है? गंगा और यमुना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, आप इसके बारे में भी जानते रहिए। और खुदा न खास्ता जब कभी आप पीसीएस का मुख्य परीक्षा देंगे और इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग इंटरव्यू के बच्चों को बताते हैं। मुझे लगा कि हो सकता है कहीं आयोग कुछ ज्यादा डीप में जाए तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। एक वृत्त, 2 मछली, एक तीर धनुष, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता ही है। 2 नदियां हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं? एक गंगा को, एक यमुना को, और यहाँ मिल रही हैं, तो ये एक तरीके से संगम की भी चीजें स्पष्ट होती हैं। फिर अगर राजकीय जलीय जीव देखा जाए, देखिए राजकीय मछली जो है वो हमारा चिताला है, लेकिन अगर जलीय जीव की बात की जाए तो गांगे डॉल्फिन है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके नोट कर लें, क्योंकि इसमें जितने भी हमारा यही प्रयास है, जो भी हम चीजें करवाएंगे वो महत्वपूर्ण रहे आपके परीक्षा को लेकर के। चलिए, ये हमारे समृद्धि संस्थान के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बैचेस चल रहे हैं। अभी अभी हमारा जो है अब बार मेंस पार बैच फिनिश हुआ है, और बहुत शानदार तरीके से, जो मैंने बच्चों से वादा किया था कि 500 प्रश्न कराएंगे, तो करीब करीब हमारा ये प्रयास सफल रहा। 500 प्लस प्रश्न में सारे पेपर को मिला के मैंने कराया है। और हमारे बच्चे जो इस बार मुख्य परीक्षा जिनका 29 तारीख से शुरू है, वो बहुत अच्छी स्थिति में रहने भी वाले हैं। तो
तो इसी से संबंधित आप लोग के लिए भी सूचना है कि यदि जो बच्चे 12 अक्टूबर को लेकर के या आगामी किसी भी ईयर के पीसीएस को लेकर के गंभीर हैं, तो वो हमारे मेंस ऐसे राइटिंग प्रोग्राम से जुड़े। और इसमें हमारा ये मेंटरशिप बैच है, मतलब यहाँ एक तरीके से शून्य से शिखर जो बैच है वो तो इसमें इंक्लूड ही है। साथ ही साथ यहाँ हम आपको एक बेहतरीन मेंटरशिप प्रोग्राम भी दे रहे हैं, और मात्र 7499 रुपीज में, मतलब इतने सस्ते में इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं। यहाँ हम कराएंगे क्या कि डेली आपको प्रश्न देंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, जो कमी रहेगी वो बताएंगे, और फिर मॉडल आंसर देंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी में क्या समस्या आ रही है, सोर्स को पढ़ने में कुछ समस्या आ रही है, तो आप जो है मेंटर के पास फोन करेंगे, आपको मेंटर जो है, या अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप संस्थान में आकर के डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप दूर दराज के हैं तो आप फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपने मेंटर से संपर्क कर सकते हैं, और आपकी समस्या का पूरा समाधान यहाँ करने का प्रयास किया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें। और यहाँ हमारा जो प्रयास रहेगा, देखिए आपको जो प्रश्न हम देंगे डेली मंडे टू सैटरडे, मतलब सप्ताह में 6 दिन इसमें टेस्ट होगा, आपको लिख करके भेजना होगा। इसका इसी तरीके से मूल्यांकन कराया जाएगा, जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे, और फिर जो है आपको मॉडल आंसर देंगे। और हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से ये उद्देश्य है कि आपकी मुख्य परीक्षा से पहले 750 प्लस प्रश्न जो है हम सभी पेपर को मिला करके यहाँ करा दें। मतलब यही प्रयास है कि कोई भी टॉपिक का जो भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हो या महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न है वो दोनों ही हम यहाँ से कवर करा दें, ताकि जब आप मुख्य परीक्षा में जाइए तो बहुत सहज वाली स्थिति में रहिए। तो आप लोग इस बैच से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जो दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, तो उसमें आप जानते ही होंगे कि भाई राजस्थान का के कुछ जिले शामिल हैं, हरियाणा के कुछ जिले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले शामिल हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, एग्जैक्टली आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि 8 जिले शामिल हैं, और कुछ बड़ी बात नहीं, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि जो दिल्ली से सटे जिले हैं वही इसमें शामिल होंगे। तो देखिए मेरठ हुआ, गाजियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, बुलंदशहर हुआ, ये सब सटे ही हैं। फिर हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, तो ये सब मिला करके क्या बनाते हैं, एनसीआर। और चूंकि एनसीआर का दायरा और विस्तृत हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से मतलब ये अनुरोध किया गया है कि हम आपके 6 जिलों को और भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, सॉरी 4 जिले को, जिसमें मथुरा, आगरा, हाथरस और सहारनपुर है। ये कट गया है सहारनपुर। तो अभी खैर ये प्रस्तावित जिले हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बने, लेकिन ये चीज तो आप याद रखिएगा, इन जिलों को देख लीजिए, और कितने जिले दीप आता है तो 8 जिले। और दूसरा है एनसीआर के तर्ज पर ही जो है उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का भी निर्माण हो रहा है। और चूंकि जब से ये चीजें हुई हैं तब से अभी तक आपका कोई पेपर नहीं हुआ है आरओ का, तो और ये सब चीजें आरओ का जो है वो फेवरेट टॉपिक होता है। तो बहुत संभावना है कि एससीआर के बारे में आपसे पूछा जाए, और थोड़ा सा एससीआर को जानिए कि इसमें कितने जिले शामिल हैं। तो सबसे पहले 6 जिले इसमें शामिल हैं, ये जानिए। तो यही एक डाटा महत्वपूर्ण हो गया कि इसमें कितने जिले शामिल हैं राज्य राजधानी क्षेत्र में, तो 6 जिले। और इन जिलों को देखिए तो लखनऊ अपने आप में एक ही है, लखनऊ के बगल क्या है, हरदोई, फिर सीतापुर भी इसी के बगल में है, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। देखिए इसमें आप अगर लखनऊ जाइए और इसके आसपास के जिलों की कल्पना करिए, तो जो भी भाई आप पूर्वी तरफ चलेंगे तो आपको वो पड़ जाएगा, बाराबंकी पड़ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको कानपुर वाला जो क्षेत्र पड़ जाएगा, तो ये उन्नाव हो गया। फिर थोड़ा सा इधर जाएंगे तो रायबरेली पड़ जाएगा, बाराबंकी के बारे में मैंने बताया ही, लखनऊ है ही है, हरदोई और सीतापुर है। तो ये 6 जिले हैं, और चूंकि महत्वपूर्ण है तो इन 6 जिलों का नाम भी याद कर लीजिएगा। तो एनसीआर के बारे में हो गया, एससीआर के बारे में चर्चा हो गई। आइए आगे देखते हैं। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने वाले जिले कितने हैं, तो किन किन जिलों में पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है वो लागू हुई है। तो देखिए 7 जिले अभी तक हो गए हैं, जिसमें लखनऊ हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, वाराणसी हुआ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो अगला लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है
कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो कितनी सीटें हैं विधानसभा की वर्तमान में? 403 सीटें हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और अगर विधानसभा के लिए चुनी गई महिलाओं की बात की जाए तो जो 18वीं विधानसभा हुआ है, अभी जो हाल ही में 2023 में जो चुनाव हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि 48 जो है वो महिलाएं विधायक बनकर के आई है। मतलब महिलाओं की भूमिका 48 रही है। लेकिन क्या है कि बाद में कुछ सीटों पर उपचुनाव हुए, तो अभी जो बढ़ करके 48 + 3 है। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो 51 है। लेकिन अगर 18वीं विधानसभा में पूछा तो देखिए आपको प्रश्न की प्रकृति पे जाना होगा। अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि 18वीं विधानसभा के समय निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो वो 48 थी। वर्तमान में यदि पूछे तो आपको 51 दिखाना है। हालांकि वर्तमान में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा जब तो वो 18वीं विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या पूछेगा। और अगर इसके पहले देखा जाए तो 17वीं में कितनी थी? 42 थी। तो ये भी अपने आप में चीजें हैं कि मतलब हम जो है थोड़ा सा इम्प्रूव ही कर रहे हैं महिलाओं को लेकर के। फिर अगर देखा जाए इसमें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? भाई 403 पूरा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। इसमें कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिलों में यदि देखें तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है, जिसमें 2-2 सीटें ही केवल हैं। तो ये आप देख लीजिए, सबसे अधिक सबसे कम, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनने की संभावना होती है। फिर अगर देखा जाए तो राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो जो 403 है उसमें 86 जो सीटें हैं वो आरक्षित है। तो ये डाटा याद रखिएगा। और 86 में भी 2 डाटा याद रखिएगा। 84 जो सीटें हैं वो एससी के लिए हैं और 2 सीटें किसके लिए हैं? वो एसटी के लिए हैं। तो ये चीजें जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 86 में 84 और 2, 84 एससी के लिए और 2 जो सीटें हैं वो किसके लिए हैं? वो एसटी के लिए हैं। फिर विधान परिषद का यदि गठन देखा जाए, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद का भी अस्तित्व है। और आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आप लोग बताएंगे कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां दोनों ही सदनों का अस्तित्व है, मतलब वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो ये आपको बताना होगा। तो अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 1937 में जो है इसका गठन हुआ था और 1937 से ये अनवरत चालू है। मतलब ये कभी भी इसको भंग नहीं किया गया। भंग तो खैर ये होता भी नहीं है, मतलब इसकी समाप्ति तो करी जा सकती है, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं किया गया। मतलब 1937 से जो परंपरा चालू है वो वर्तमान में भी चालू है। और अगर इसमें देखा जाए विधान परिषद में सीटों की संख्या तो ये कितनी है? 100 है। मतलब 100 MLC जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जो है 100 मेंबर है। और इसी तरीके से अगर लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से कितने सांसद बन के जाते हैं आप लोग बताइए। और चूंकि मुझे तो ये भरोसा ही है कि आप लोग जान ही रहे होंगे। देखिए जिले में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जितने जिले हैं उतने सांसद, तो जिले तो 75 हैं, क्योंकि अक्सर जो है जो छोटे जिले होते हैं कि बस्ती से लोकसभा सांसद कौन है, संत कबीर नगर से कौन है, तो वही बच्चों के दिमाग में रहता। तो ये गलती मत करें। कुछ ऐसे जिले हैं जहां जो बड़े जिले हैं और वहां 2-2 सांसद होते हैं। तो इसीलिए 75 जिले हैं, लेकिन लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं, जो पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। तो ये आपका हो गया विधान परिषद, मैंने बता ही दिया 100। प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की बात की जाए तो देखिए विधानसभा में SC के लिए तो 2 सीटें थी और SC के लिए 86 में से कुल 86 सीटें आरक्षित थी विधानसभा में, जिसमें से 84 सीटें किसके लिए थी? शेड्यूल कास्ट के लिए थी।
और 2 सीटें जो थी तो वो एसटी के लिए थी। लेकिन लोकसभा में अगर देखा जाए तो 17 सीटें आरक्षित हैं। यहां महत्वपूर्ण ये है कि एसटी के लिए कोई भी सीट जो है वो आरक्षित नहीं है, मतलब 17 है। तो ये आप देखिए कि अगर 80 सीटें हैं तो इसमें से 17 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। और किसके लिए आरक्षित हैं? तो एससी के लिए आरक्षित हैं। चलिए, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो गाजियाबाद है। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अगर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो गाजियाबाद है, क्योंकि यहाँ जो है देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं कह रहा है। आप लोगों को देखिए प्रश्न में हम हमेशा कहते हैं कि चाहे प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा, जब भी आप परीक्षा हाल में बैठे तो आपका पहला दायित्व है कि प्रश्न को बहुत गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि अगर प्रश्न आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत संभावना है कि अगर 140 अंक का जीएस का आप करके आ रहे हैं आरओ के पेपर में 140 प्रश्न ही आते हैं और 60 जो है क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, कुल मिला जुला करके 200 प्रश्न बनते हैं और 200 प्रश्न में से जो है सारे एक एक नंबर के होते हैं। तो बहुत संभावना है कि 200 में से 6-7 प्रश्न आप केवल इसलिए गलत कर दे कि आपने प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं, या जो हमारे मुख्य परीक्षा वाले बच्चे हैं उनसे गलती क्या हो जाती है कि वो प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं है और थोड़ा बहुत पढ़े और जो उससे निष्कर्ष निकाल पाए वो अपना उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये अप्रोच गड़बड़ है। जब तक आप प्रश्न को खूब कायदे से समझ मत जाइए कि प्रश्न की वास्तविक डिमांड क्या है, इसमें क्या क्या पूछा गया है, ये कितने पार्ट में है, जब तक इस सब चीजों को लेकर के आश्वस्त मत हो जाइएगा तब तक पेन नहीं चलाना। क्योंकि अगर उस बिना आश्वस्त हुए आपका पेन चला तो वो अनर्थ ही होगा। मतलब अनर्थ का मतलब ये है कि आप जो है अपने उत्तर लेखन का जो एक डिसिप्लिन होता है उससे बिखर जाएंगे। और उत्तर लेखन का डिसिप्लिन क्या होता है कि आप टू द पॉइंट बने रहिए, आप क्रमबद्ध बने रहिए। तो टू द पॉइंट आप कैसे बने रहेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग? जब आप प्रश्न को समझे रहेंगे तभी तो टू द पॉइंट बने रहेंगे, नहीं तो वही होगा कि प्रश्न पूछ रहा है कुछ, आप उत्तर लिख के आ रहे हैं कुछ। ये गलती नहीं करना है, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से कह रहा है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो गाजियाबाद है। फिर मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा, अब इसमें क्या करें, देश का सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो साहिबाबाद है। गाजियाबाद का ही बगल में ही है साहिबाबाद। और प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। मतलब यहां से जो देखिए सांसद 2 तरीके के होते हैं, एक तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और एक राज्यसभा के सांसद होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यदि राज्यसभा की सीटों की बात करी जाए तो वो कितनी सीटें हैं? 31। और यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो ये 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और अगर सबसे पहली बार देखा जाए तो 1968 में लगा था और ये 1969 तक था। और 10वां जो अभी लेटेस्ट लगा था वो 2002 में था और 2002 में ही ये समाप्त भी हो गया था। तो कुल 10 बार जो है यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसको बताने की क्या जरूरत है, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहां हम वही चीज करा रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है या जिसके आने की संभावना है, मतलब एकदम टू द पॉइंट है। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसको आप जो है स्किप कर सकते हैं। देखिए राज्य में योजनाबद्ध नगर की बात की जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में योजनाबद्ध नगर जो है वो 3 है और 3 में कौन है? एक नोएडा है, दूसरा ग्रेटर नोएडा है और तीसरा है न्यू कानपुर सिटी। तो ये 3 जो नगर हैं वो योजनाबद्ध नगर है, मतलब इनको प्लान करके बनाया गया है। फिर आर्थिक क्षेत्र अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं, तो ये भी 3 आर्थिक क्षेत्र है। और देखिए इन सब चीजों को आपको याद करना ही होगा, मतलब क्योंकि इसको समझने में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब चीजें बस 1-2 बार 3 बार पढ़िएगा तो चीजें याद होती जाएंगी, या वीडियो ही 2 बार थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिएगा तो वैसे ही याद हो जाएंगी। इतना हम समझा के बोल रहे हैं।
फिर अगर मंडलों की संख्या देखा जाए कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। और अगर देखा जाए कि सबसे लेटेस्ट मंडल कौन सा बना, मतलब 18वां मंडल कौन सा था, तो अलीगढ़ था। और ये कब बना था? 2008 में बना था। तो ये सन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। सबसे बड़ा मंडल देखा जाए तो 3 है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। क्यों है? क्योंकि इनमें 6 जिले शामिल हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि राज्य के बाद की जो प्रशासनिक तंत्र की जो भौगोलिक इकाई होती है वो मंडल होता है, और मंडल जो है वो फिर जिले में विभाजित होते हैं कि भाई एक मंडल में कई जिले होते हैं। अब यहाँ आप देखिए ना कि कानपुर, लखनऊ, मेरठ में 6 जिले हैं। कुछ ऐसे भी मंडल हैं जहाँ 3 जिले ही हैं, जैसे मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर में 3 जिले हैं। और ये जिले जो है फिर तहसीलों में विभक्त होते हैं। तहसीलें जो होती हैं वो ब्लॉकों में विभक्त होते हैं। तो ऐसे डिवीजन चलता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। 18 मंडल हैं, कुल 75 जिले हैं, ये जानिए पूरे प्रदेश में। फिर 18 मंडल हैं। 18 मंडल में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मंडल है कानपुर, लखनऊ, मेरठ, 6 जिले हैं। अगर छोटे मंडलों की बात की जाए तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, ये सब छोटे मंडल है, 3 जिले हैं। और जिलों की संख्या कितना है? 75 है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। चलिए, अब अगला है कि उच्च न्यायालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो 17 मार्च 1866 को हुई थी। तो ये एग्जैक्ट तारीख याद रखिएगा, क्योंकि आरओ में जो है डेट का भी बड़ा महत्व होता है। अब आप कहेंगे सर डेट कैसे याद होगा? तो डेट का एक ही तरीका है कि 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, ये तभी याद होगा। तो 17 मार्च 1866 को या 1 बार 2 बार 3 बार लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। इसका जो मूल पीठ कहाँ है? प्रयागराज में। और इसकी एक अन्य पीठ कहाँ स्थापित है? तो लखनऊ में। तो इसकी 2 पीठें हैं। मूल पीठ प्रयागराज में है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा जाता है, और दूसरी इसकी जो एक खंड पीठ है वो लखनऊ में स्थापित है। तीसरी के लिए जो है पश्चिम में डिमांड हो रही है कि आगरा या मेरठ में कहीं इसकी एक नई पीठ बनाई जाए, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कि हमको अपनी समस्याओं को लेकर के मतलब बहुत दूर तक जाना पड़ता है। भाई इलाहाबाद काफी दूरी हो जाती है लखनऊ, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में तीसरी भी पीठ आपको दिखाई दे, लेकिन अभी जो है वो 2 ही हैं। प्रदेश की एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में एकमात्र महिला जो केंद्रीय कारागार है वो कहाँ स्थित है? तो वो बरेली में स्थित है। और ये आपके करंट की चीजें कि अभी ये 2020 में इसका निर्माण हुआ है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? देखिए, महिला की बात की जाए, केंद्रीय कारागार पहला तो बरेली में है, 2020 में स्थापना हुई है। अगर पहला केंद्रीय कारागार की बात की जाए तो आगरा में, और 1844 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। मतलब कब? अंग्रेजों के समय हुई थी। और प्रदेश में कुल संचालित जो साइबर क्राइम थाने हैं कितने हैं? तो 75 हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में साइबर क्राइम के अलग से थाने हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि जब हम साइबर क्राइम वाली चीजें आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्लास में भी या टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जब मैंने वीडियो कराया था, तो उसमें कितनी समस्याएं निकल के आ रही, कितना फ्रॉड हो रहा है, कितना वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है। तो ऐसे में अगर साइबर क्राइम वर्तमान में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अपराधों में गिना जाने लगा है, और इसकी भयावहता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी यदि आपके पास बेहतरीन कुशल पेशेवर जो है लोग नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में इन थानों का होना बहुत जरूरी है। तो ये जानिए कि जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में उतने साइबर थाने भी हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए, स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, आसान सा है। फिर राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, मतलब ये महत्वपूर्ण है कि राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य की तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी ही। भारत देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री जो है वो रही हैं? तो 2 रही हैं। एक तो हमारी पहली ही मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी रही हैं, और दूसरा जो है वो सुश्री मायावती जी रही हैं। तो
बच्चे क्या है कि लेटेस्ट में तो मायावती जी को जान रहे होंगे, लेकिन कृपलानी मैडम को नहीं जान रहे होंगे, तो बच्चों जो है एक ऑप्शन लगा के चले आएंगे तो उनका उत्तर गलत हो जाएगा। तो आप ये जानते रहिए कि आपके प्रदेश की पहली जो चीफ मिनिस्टर रही है वो कोई पुरुष नहीं रहा है, वो महिला ही रही हैं, और गवर्नर भी सरोजनी नायडू रही हैं। तो सोचिए कि मतलब महिलाओं का ही वर्चस्व था। फिर वर्तमान अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ हैं, और स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में ये 21वें मुख्यमंत्री हैं। मतलब स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, और इनका क्रम क्या है, व्यक्ति के रूप में 21वां है। लगातार सर्वाधिक समय तक सीएम पद पर रहने का रिकॉर्ड भी किसके पास अब हो गया है, तो इन्हीं के पास हो गया है। कि मतलब सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का योगी आदित्यनाथ के पास ही है। और सर्वाधिक बार अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कोई एक व्यक्ति बना है तो वो आदरणीय मायावती जी रही हैं, और वो 4 बार रही हैं। मतलब उन्होंने 4 बार जो है प्रदेश का नेतृत्व किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, और ये इनका ये संख्या याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेगा ना कि उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार जो है प्रदेश का नेतृत्व किया, 4 बार उन्होंने किया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ है देश के पीएम। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से वे सीएम थे जो बाद में चल करके देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसके तहत 2 जो है सीएम थे, एक तो चौधरी चरण सिंह थे और दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ये दोनों लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। और क्या करिएगा, उत्तर प्रदेश की इतनी महिमा ही है, इतनी बड़ी संख्या, लोकसभा में भी इतनी बड़ी भागीदारी है कि यहाँ का कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो उसके मन में प्रधानमंत्री के ख्वाब आने आरंभ हो जाते हैं। और ये ख्वाब एक समय मुलायम सिंह जी को भी आ रहे थे, मायावती जी को भी आ रहे थे, और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी भी मंशा अब प्रदेश से हट करके देश की राजनीति में आने की है। तो देखिए वो कहां तक सफल होते हैं। 2 लोग तो नहीं सफल हो पाए। तो ये चीजें हैं, तो आप याद रखेंगे कि 2 ऐसे व्यक्ति थे, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, की ये सीएम भी थे लेकिन बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा सभापति कौन थे, श्री चंद्रभाल थे। विधान परिषद के सभापति की बात हो रही है, और विधानसभा के अध्यक्ष की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले थे स्वतंत्रता के बाद राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगर सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रयागराज हाई कोर्ट के तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। और वर्तमान में अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो अरुण भंसाली हैं। मतलब अभी जो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो अरुण भंसाली हैं, और पहले कौन थे, न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। फिर प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे, और वर्तमान में संजय मिश्र हैं जो 2016 से अभी तक पद पर बने हुए हैं। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो लोकायुक्त होते हैं उत्तर प्रदेश में उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। और ये आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, और थोड़ा सा हम भी चेक करेंगे इसके माध्यम से कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं कि नहीं। चलिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, अब जो मैंने उधर थ्योरी करवाई है उससे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा 2, और इसमें 2 कौन थे, एक तो वही जो हमारी पहली रही है सुचेता कृपलानी मैडम, और दूसरी सुश्री मायावती जी। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है, तो इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये है ग्रेटर नोएडा। और फिर आगे आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताइए। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, चलिए बता दे रहे हैं, 24 जनवरी है। और अगर मैं पीछे जो मैंने बताया था कि भाई उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वो कब से परमानेंट हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी को ही एक तरीके से देखा जो उत्तर प्रदेश का बर्थडे है, मतलब उत्तर प्रदेश नाम का जो बर्थडे है वो 24 जनवरी 1950 है।
ये आयोजन मनाया कब जाता है, तो ये अभी हाल ही में योगी जी के माध्यम से शुरू हुआ था। आई थिंक 2018 से मनाया जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगे कमेंट करके, और ये आप लोग भी देख लीजिएगा। तो ये हो गया। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों अभी पीछे ही मैंने बताया है कि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। क्योंकि विधानसभा की बात हो रही है, न कि विधान परिषद के। और अगर विधान परिषद की बात करें तो श्री चंद्रभाल थे। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, तो देखिए पंचायतों की बात हो रही है तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो ये चूंकि यूपी स्पेशल से संबंधित है तो राज्यों की ही भूमिका रहेगी। तो आप अगर पंचायत की चीजें आती हैं तो उसमें राज्य की ही भूमिका रहती है। राज्य के ही जो निर्वाचन आयोग होते हैं उन्हीं के माध्यम से जो है चुनाव की तिथि जारी की जाती है, चुनाव की सारी व्यवस्था करी जाती है, मतलब अधिसूचना यहीं से जारी होती है। चलिए, तो आज के जो आरओ को लेकर के जो हमारा प्रोग्राम था वो अभी आज के लिए इतना ही। ये कुछ हमारे मेंस के प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया ही है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इससे नहीं जुड़ा तो इससे भी जुड़िए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो ये समृद्धि आई इसका टेलीग्राम है, इससे तो इसलिए जुड़िए क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका आपको एक समय के बाद यही टेलीग्राम पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। मतलब जो भी हमारे द्वारा या विनीत सर के द्वारा जो क्लास लाई जाएगी उसका टेलीग्राम पे लिंक मिलता रहेगा। यूट्यूब जिससे हम आप अभी रूबरू हो रहे हैं तो इसको तो इसलिए और भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा को लेकर के आप देख ही रहे हो कितना वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, या अभी आरओ को लेकर के निकट भविष्य में कितना हमारे द्वारा पढ़ने वाला है। तो इसका लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपका दायित्व तो सब्सक्राइब करने तक ही नहीं है, इसको लाइक भी करना है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है। यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे समृद्धि टीम वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके लिखिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो मतलब आपकी सारी चीजों को हम आमंत्रित करते हैं। बस इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तीसरा ये हमारा चैनल है, सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं ज्वाइन किया है तो इससे भी ज्वाइन करें, इससे भी जुड़िए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सी जानकारियां जो है वो पड़ी हुई हैं। और हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में। और पुनः मतलब क्या जल्दी मिलेंगे, क्योंकि 20-22 दिन में हमारा ये प्रयास है कि हम इतना वीडियो दे दें कि जो आपकी परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो इसीलिए चैनल पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा, 15-20 मिनट का ही वीडियो होगा, उसी में हम चीजें आपको देते रहेंगे डे बाय डे। तो शुभकामना है, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ।